बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी मुद्दे मुलाजमत मुकम्मल करके आज रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी लम्हे उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है और बाजी पलट के रख दी है। इसके साथ साथ नामजद चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने 2 जजों पे कहर ढा दिया है और उड़ा के रख दिया है। अब ये क्या माजरा है और उन्होंने किन जजों के हवाले से ये कहा कि इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और क्यों कहा, ये इनसाइड स्टोरी है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि आज का दिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम और जुडिशरी के नाम। काजी फ़ाइज़ ईसा ये वो नाम है कि जो माजी के ताकतवरों के लिए एक डरावना ख्वाब था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में एक फ़ैसला तहरीर किया और उस फैसले में उन्होंने उस वक़्त के ताकतवर फैज़ हमीद और कुछ और जो अहम तरीन शख्सियात थी उन पर ज़िम्मेदारी फ़िक्स की और ये अपने फ़ैसले में करार दिया कि इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका था कि किसी अदालत की तरफ से किसी बावर्दी ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला दिया गया था। इससे पहले तो माशाल्लाह हमारी अदलिया में फ़ौजी डिक्टेटरों को वेलकम किया जाता था, बल्कि उनके गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दामात को कानूनी जवाज़ बख्शा जाता था, उनकी काबिज़ हुकूमतों को जायज़ करार दिया जाता था। बल्कि ये भी बदकिस्मती से इस मुल्क ने देखा कि अदालतों के पास ख़ुद जो इख्तियार नहीं थे वो इन्होंने आमरों को दिए। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को ना सिर्फ जायज़ करार दिया गया बल्कि उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन में अपनी मर्ज़ी की तरामीम करने का इख्तियार भी दिया था। दस्तूर पाकिस्तान वो दस्तावेज़ के जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, मुत्तफ़िका आइन, उसमें तरमीम का इख्तियार अदालत ने एक डिक्टेटर को दे दिया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो हमारी जो अदालती तारीख़ है वो कोई ताबनाक नहीं है, बड़ी शर्मनाक किस्म की है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसलों की वजह से आप देखें कि ना सिर्फ फैज़ाबाद वाला केस बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फिर उसके बाद फैज़ाबाद अमल दरामद केस जो है उस पर भी हुक्म जारी किया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने परवेज़ मुशर्रफ आर्टिकल 6 के हवाले से जो नज़र सानी की दरख्वास्तें थी जो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, और बड़े बड़े नाम आपने देखे होंगे जुडिशरी में कि जो हमें बताया करते थे कि मैं उड़ा के रख दूंगा, मैं किससे डरता नहीं हूँ, आपको पता नहीं है मेरा। उनमें जुर्रत नहीं हुई थी कि इन केसों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन पर फैसला किया और परवेज़ मुशर्रफ को खसूसी अदालत की तरफ से सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। 40 साल बाद उन्होंने ये करार दिया कि इस फैसले में कानून को तोड़ा मरोड़ा गया, या ये आप कह सकते हैं ज़्यादा आसान ये है कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे और अदालत की तरफ से ये जो फ़ैसला था जुल्फ़कार अली भुट्टो का, ये एक तरह से उनका अदालती कत्ल था। उन्होंने माज़रत की, उन्होंने अदलिया के माजी के किरदार पर माज़रत की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की पासदारी का अहद भी किया और फिर उस पर अमल दरामद भी किया। हालांकि उन पर कितनी तनकीद की जाती रही, ना सिर्फ तनकीद की जाती रही बल्कि फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला देने पर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल कर दिया गया था। बल्कि हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने कल एक उनका आर्टिकल रोज़नामा जंग में पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बड़े नाराज़ और नाखुश थे। वजह वही फैज़ाबाद वाला मामला, और उनके जो तासुरात थे काजी फ़ाइज़ के हवाले से वो बड़े गलत किस्म के थे। यूँ तो हामिद मीर साहब समझते हैं कि माजी में वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बड़े इंस्पायर थे और उनकी तकारीर, उनके फ़ैसलों और उनके साथ मतलब जितने उन्होंने उनके मुख्तलिफ़ केसेस में उनकी राय वगैरह देखी थी
तो वो समझते थे कि ये बड़े आइन पसंद है। लेकिन अब उनका ये ख्याल है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने मावरा आइन इक़दामात जो हैं उनको जवाज़ बख्शा है। ये उनका ख्याल है, खैर ठीक है, वो अपनी राय कायम करने में हक़ बजानब है, कर सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो असल में काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जुर्म ठहरा था, और उस वक़्त की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने यह ठान लिया था कि हमने हर सूरत काजी फ़ायज़ ईसा को अदलिया से फ़ारग करना है। फिर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ, उस रेफरेंस का जो अंजाम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ उसका सामना किया बल्कि उनकी अहलिया मोहतरमा ने भी उनके साथ खड़े होकर उस रेफरेंस का सामना किया। वो रेफरेंस झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद साबित हुआ। काजी फ़ायज़ ईसा सुरखरू हुए, और ये कोशिश क्यों की जा रही थी? कोशिश इसलिए की जा रही थी कि काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देना। लेकिन आप देख लें कि काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस भी बने, उन्होंने आइन और कानून पर जो है वो अमल दरामद भी किया, उसकी हुक्मरानी भी कायम की अपने दौर में। तमाम उनके फ़ैसले, अभी उन पर जो तनकीद करते हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त या बाकी जो कहते हैं जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक जानबदारी वाला मुज़ाहरा इख्तियार किया है, तो मैंने कई बार यह सवाल किया, मुख्तलिफ़ बैठक में हम जब बैठते हैं दोस्त आपस में गपशप करते हैं तो ये सवाल किया जाता है कि जी कोई एक फ़ैसला ही बता दें कि जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आइन और कानून के बरखिलाफ़ जाके कोई हुक्म जारी किया हो, कोई आर्डर जारी किया। तो उनके पास ऐसा कोई जवाज़ नहीं या कोई ऐसा जवाब नहीं होता। लेकिन ये है, नहीं जी देखें जी, तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर जमात है और तहरीक इंसाफ जो है उनको लोगों ने वोट किया था, वो तो सारे का सारा तहरीक इंसाफ का वोट था। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ से आ गई, ये बल्ले का निशान कहाँ से ले लिया? तो ये जो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि वो जिस तरह के फ़ैसले बंदयाल साहब दिया करते थे, जिस तरह के फ़ैसले साकिब निसार साहब दिया करते थे, या इजाज़ुल एहसन साहब दिया करते थे, या मुनीब अख्तर साहब जो हैं ये फ़ैसले दिया करते थे और आज भी देने उसी तरह के फ़ैसले देने की कोशिश करते हैं। तो इनका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस किस्म के फ़ैसले करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो इन तमाम हडल्स, इन तमाम किस्म के प्रोपेगंडे के बावजूद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपनी मुद्दत कंप्लीट की और आज वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद होगा और उससे वो भी खिताब करेंगे, नामज़द चीफ़ जस्टिस खिताब करेंगे, अटार्नी जनरल खिताब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर खिताब करेंगे और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन है या उनका जो नुमाइंदा है वो भी खिताब करेगा। फिर उसके बाद काजी साहब के एजाज़ में आज रात इशाया दिया जाएगा जज साहिबान की तरफ से, उसमें भी उन्होंने जो है वो शिरकत करनी है। तो ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मुकम्मल जो है वो अपना एक एजाज़ के साथ रुखसत किया जा रहा है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जाने से पहले आखिरी लम्हे एक बड़ा सरप्राइज़ दिया, और वो सरप्राइज़ जो है उसने पूरी की पूरी बाजी पलटी। ज़रा थोड़ा सा अगर आप चंद घंटे पीछे जाएं तो चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जब पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो उस वक़्त कुछ खबरें सामने आ रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ दिया जा रहा है कि सीनियर प्यूने जज यानी कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस बनाया जाए। और उससे पहले वैसे मंसूर अली शाह साहब ने लॉबिंग भी की थी, कुछ अहम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के साथ उन्होंने राब्ते भी किए थे, कुछ मुलाकातें भी हुई थी और उन मुलाकातों में और इन राब्तों में यकीन दहानियाँ भी करवाई गई और बड़े पुरुमीद भी थे, क्योंकि जिस दिन पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग चल रही थी उस दिन जनाब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे हुए थे और बड़े खुश थे और वो बड़े मुतमईन थे कि फ़ैसला शायद उन्हीं के हक़ में आना है। और अब तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहते हैं ना कि मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाए। तो वो जो मुतमईन थे और उनको लग रहा था ये फ़ैसला होना है और लग भी ये रहा था कि शायद हुकूमत जो है मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस बनाएगी, उस वक़्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक अज़ाफ़ी और इख्तलाफी नोट जारी किया था। उस नोट में उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के माजी के कुछ फ़ैसलों का हवाला दिया, जिसमें स्पेशली तौर पे जनाब जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन वाला मामला था उसका उन्होंने रेफरेंस दिया और रेफरेंस दिए। तो वो जो उन्होंने अज़ाफ़ी नोट जारी किया था, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब आखिरी लम्हे में
फिर मंसूर अली शाह साहब को ले दे गए हैं। तो उन्होंने ये जो नोट जारी किया था उससे मंसूर अली शाह साहब का काम बनते बनते बिगड़ गया। और दूसरा, हमारे नामज़द चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ये एक थॉट रखते हैं कि जिस तरह आर्मी में होता है कि वहाँ पर भी पैनल बन के जाता है ना, जो सीनियर 3 स्टार जनरल्स होते हैं उनका पैनल जाता है और वज़ीर आज़म उनमें से इंतखाब करते हैं कि कौन 4 स्टार जनरल होगा, चेयरमैन जॉइंट चीफ कौन होगा, आर्मी चीफ कौन होगा, ये उसमें से चूज़ किया जाता है। इंतखाब उन्होंने करना होता है, ये उनका इस्तेहकाक है। और अगर कोई सुपरसीड हो तो आर्मी में ये रवायत है कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेते हैं, घर चले जाते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं इन्होंने एक अहम इजलास के दौरान इसी किस्म की एक तजवीज़ पर अपनी राय भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में रूल मेकिंग कमेटी बनाई गई थी जिसकी सरबराही जनाब मंसूर अली शाह साहब के सुपुर्द की गई और उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की और उन्होंने कुछ रूल्स फाइनल किए थे और उन्हीं रूल्स की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो पैनल से की गई थी। इसी तरह 3 जजेस का पैनल बना था और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज एलिवेट किए गए थे उनमें भी 3 का पैनल बनाया गया था और 3 के पैनल में से इंतखाब किया गया था। तो वो जो रूल मेकिंग कमेटी की तजावीज़ थी जब वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में आई तो उस वक़्त ये तजवीज़ सामने आने पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि जिस तरह आर्मी में होता है कि अगर कोई जूनियर जो है वो आर्मी चीफ बन जाए तो फिर जो सीनियर होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। एक तो अगर आप इंतज़ामी सतह पे देखें तो अगर जूनियर जो है वो आर्मी चीफ होगा तो सीनियर की मौजूदगी में वो कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब बंदा ना वो अपना गिल्टी सा फील करेगा या कुछ ऐसा फील करेगा कि यार अब मैं, ये मेरे कल को सीनियर थे, आज मैं इनका सीनियर हूँ। या फिर ये भी होता है कि जो सीनियर है वो अपने जूनियर के अंडर काम करना पसंद नहीं करता। तो उन्होंने कहा था कि इस किस्म की एम्बैरसिंग जो सिचुएशन है इससे बचने के लिए फिर होना ये चाहिए कि अगर कोई सुपरसीड हो तो उसे बाइज़्ज़त तरीके के साथ इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए। ये उनकी राय थी। आज देखें कि हुआ क्या कि याहिया अफरीदी साहब 3रे नंबर से जो है चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और 2 जज जो हैं वो सुपरसीड हुए हैं। अब उन 2 जजों पे है क्या वो याहिया अफरीदी साहब की ये जो तजवीज़ है उसको जहन में रखते हुए इस्तीफ़ा देते हैं या कि फिर इसी तरह काम चलाने की कोशिश करते हैं। वैसे उन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला किया था ना, उस वक़्त भी उन्होंने ये बात की थी कि जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी जिन्हें जो कि सुपरसीड हुए हैं उन्हें इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की कोई कानून में पाबंदी नहीं है कि अगर कोई सुपरसीड होगा तो वो इस्तीफ़ा देगा। तो इसलिए ना तो लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़े आए और ना ही मुझे सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़े आने की कोई उम्मीद है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं सर। तो इतनी आसानी से तो नहीं ना जाएंगे, क्योंकि इस ओहदे के साथ बहुत सारी मराहत भी हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल भी है और भी माशाल्लाह बहुत सारी मौजे शोजी हैं। तो कौन इस पर कंप्रोमाइज़ करेगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।